बाकी लोगों को आप देखते हो अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, घड़ी पहन ली, कपड़े अच्छे पहन लिए, तो चलो हम रियल एस्टेट बन जाते हैं। हाँ। इतना आसान नहीं है रियल एस्टेट में बनना। जिसके साथ में, कस्टमर के साथ में आप डील कर रहे हो, उसको नहीं मालूम आपके पीछे कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया होता या किया भी होता है, वो ऑलवेज ना अ वर्किंग वुमेन या वर्किंग मदर पे ना क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वो कहते हैं कि ये बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं देती, इसका मतलब ये बच्चों को ज़्यादा सिखा नहीं पाई होगी। आई थिंक इंसान की नेचर है कि हर चीज़ में नुक्स निकालना। हाँ। आप कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, तीसरा या चौथा बंदा बोलेगा अरे वो उसने सही नहीं किया, वो उसने ऐसा नहीं किया। अगर आप तक सपोज करो कोई विमेन अप्रोच करती है कि यार मैंने कैसे रियल एस्टेट में स्टेप इन करना है, तो क्या राइट वे है टू बी अ फीमेल रियल्टर? देयर इज नो शॉर्टकट फॉर एनीबॉडी टू बी सक्सेसफुल। हर दूसरे या तीसरे घर में एक रियल्टर तो है ही है। खास करके फीमेल्स के लिए रियल एस्टेट की फील्ड ऐसी बना दी है कि उनको ऐसे लगता है कि नाच गा के, बहुत खूबसूरत से बन के और मार्केटिंग करके तो ये घर बेच लेंगे, है ना। सो ये जो परसीव हमने करना स्टार्ट कर दिया है, एजुकेशन तो मुझे लगता है क्लाइंट देखता ही नहीं है। कस्टमर के पास आप जा रहे हो और उसको घर अगर लिस्ट करना है तो आज वो आपको क्यों हायर करे, आप अपनी वैल्यू कैसे बताओगे सामने वाले को, क्यों आप डिफरेंट हो दूसरे से, वो आप नाच गा के नहीं बन सकते। अगर रियल एस्टेट की डार्क साइड की बात करनी हो, कोई मेल कॉलीग हो या कोई मेल जब अप्रोच करता है, तो एक फीमेल को इस फील्ड में फेस क्या करना पड़ता है? रियल एस्टेट मार्केट आजकल हम कनाडा में सुनते हैं कि भाई बड़ी खराब हो गई, बड़ी लो हो गई, ये तो रियल्टर्स ने खराब कर दी। आर दी ओनली रियल्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग? क्लाइंट्स कहीं गलत नहीं है। आप जब तक सामने मेरे से आकर के नहीं बोलते कि मुझे रेंट पे लेना है या घर खरीदना है, क्या मैं आपको दिखा सकती हूँ? नहीं। क्या मैं आपको हाथ पकड़ करके खींच करके लेके जाऊंगी कि आप ये घर खरीद लो या ये रेंट पे ले लो? नो। सो एक रियल्टर की हैसल कितनी बड़ी है? मेंटल स्ट्रेस से लेकर के फाइनेंशियल स्ट्रेस तक, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। क्लाइंट गूगल करता है, सारी चीज़ें देखता है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सपोज आज का पॉडकास्ट कोई सुन रहा है तो उसको लगता है कि उसको दुबई में इन्वेस्ट करना है, तो व्हाट यू सजेस्ट एंड व्हाट यू से कि व्हेन यू आर रेडी टू इन्वेस्ट इन दुबई? दुबई मैं इसीलिए भी लोगों को सजेस्ट करती हूँ क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है। आपकी 3 डॉटर्स हैं, तो आपको क्या लगता है, आप क्या सजेस्ट करते हो अपनी डॉटर्स को कि इस फील्ड में आए तो क्यों आए, अगर नहीं आए तो क्यों ना आए? Let Me Speak podcast is powered by ICW Immigration. They are your buddy beyond borders. They have offices across Canada, Australia and India. किसी भी immigration ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ contact ICW Immigration. They have offices in Winnipeg, Brandon, Mississauga, Calgary, Sydney, Surrey, Regina, Sault Ste. Marie and Chandigarh. For any immigration assistance, contact ICW Immigration. ਹਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਜੋਤੀ ਸ਼ਮਨਾਨੀ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਮਨ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵਿਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੇਅਰ, ਹਾਊ ਸ਼ੀ ਮੇਡ ਹਰ ਕਰੀਅਰ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਆਫ 3 ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡਾਟਰਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨਟੂ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਐਂਡ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਵੈਲਕਮ ज्योति शमनानी। हेलो ज्योति जी। हेलो, थैंक यू सो मच। इतनी सारी बातें आपने बोली, हाँ स्वीट, अच्छा लगा सुन के। मेरी 3 बेटियां हैं और 2 मेरे छोटे छोटे कुत्ते भी हैं। 5 हुए टोटल 5 हो गए, है ना। सो वो मेल डॉग्स हैं? बोथ आर फीमेल डॉग्स। अच्छा, बोथ आर तो फीमेल हमारे डॉग्स। घर में औरतों का बोलबाला है। बोलबाला है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, जब विमेन की बात करते हैं हम तो दे आर वेरी एम्पावर्ड, है ना। वो किसी भी चीज़ को, किसी भी फील्ड को लेके आप बात कर लो, है ना। वी ओनली टॉक विमेन एज कि जी हमें अपनी राइट्स की बात करनी है, हम एम्पावरमेंट को एक सिंपल लाइफस्टाइल से जोड़ते हैं। बट अगर हर फील्ड से जोड़ना हो विमेन को, हाउ विमेन इज़ डिफाइंड और कैसे एम्पावर्ड है? तो इस चीज़ को मैं इस तरीके से बोलूँगी कि आई थिंक महाभारत में था, उसमें कहा गया था कि अगर औरत में सिर्फ एक चीज़ ना हो तो औरत जो है वो भगवान के बराबर है।
और वो एक चीज़ है सिर्फ ईर्ष्या, जेलसी सबसे बड़ी चीज़ है। तो जब आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, हम अपने आप को खोज रहे हैं, टटोल रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को इस दुनिया में खोया पाते हैं, राइट। तो विमेन एम्पावरमेंट वहाँ आता है। पर हम ये नहीं जानते कि जो हमारा परिवार है, हमारा जो घर है, वो चल ही औरतों की वजह से रहा है। हम बनाते हैं, हम मेंटेन करते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि 3 मेन भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जो जिन्होंने इस संसार को बनाया, विष्णु जो रचयिता हैं, जो मेंटेन करते हैं, और शिव हैं जो बैलेंस करते हैं मरने के बाद में, और वो सारी चीज़ों का वो मेंटेन करते हैं। तो जो प्रकृति है वो इस तरीके से चलायमान है। लेकिन औरत वही सारे काम एक अकेली करती है। कितनी बड़ी बात है, आप ये कहें। तो आप एम्पावरमेंट कहाँ ढूंढ रहे हो? वो आपके खुद के अंदर है। इट्स अ वेरी गुड ब्लेसिंग, है ना। जब आप, ठीक है, वी आर नॉट सेइंग कि मेल्स उतने अच्छे नहीं होते, बट इट्स जस्ट दैट कि कई चीज़ें हमारी सोसाइटी में शुरू से लेके कुछ डिसबैलेंस हो गई, जिसलिए उनको वापस लेके आना थोड़ा मैंडेटरी हो गया, है ना। स्पेशली इसको आपके प्रोफेशन के साथ रिलेट करें तो रियल एस्टेट में भी जब हम कनाडा में देखते हैं तो वी ऑलवेज सी के मेल ज़्यादा है रियल एस्टेट में, है ना। जो फीमेल्स हैं वो बहुत कम है। पहले तो द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ रिलेटेड टू योर फील्ड, कि कितनी फीमेल्स आपको फील्ड में दिखती हैं। इनफैक्ट अभी ज़्यादा बढ़ने लगा है, फिर भी कंपेयर टू मेल। फीमेल अगर हम कहेंगे तो समवेयर अराउंड 66 to 74-75% फीमेल्स आर देयर इन द इंडस्ट्री। आई थिंक क्योंकि जो हमको काम दिया गया कि आप घर बनाओ, आप घर को देखो, जब दोनों के इक्वल पार्टनरशिप की बात आती है तो शुरुआत में जब सब करते हैं तो सबको बराबर का हिस्सा होता है ना। आप भी कमा रहे हो, आप घर पे लेके आ रहे हो, आप फाइनेंसेस भी मैनेज कर रहे हो। लेकिन हमारे जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसमें मुझे ये लगता है औरत की ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती है। बीइंग अ वुमन यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर वर्क, come back, you have to take care of the house. Then once you have family, you have to take care of the family. और आपकी शारीरिक रचना जो हुई है उसमें धीरे धीरे आप वो एनर्जी को, क्योंकि आप बट रही है सब जगह, ठीक है, तो उतना ध्यान नहीं दे पाते हो आप काम की जगह। और अब ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं यहाँ। तो वही जो काम कनाडा में मैं देखती हूँ मोस्टली क्या हो जाता है, बाकी लोगों को आप देखते हो अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, घड़ी पहन ली, कपड़े अच्छे पहन लिए, तो चलो हम रियल एस्टेट बन जाते हैं, हाँ, है ना। तो इतना आसान नहीं है रियल एस्टेट में बनना, उसमें भी आपको मेहनत लगती है। और आपको जितनी शिद्दत से आप काम कर सकते हो उतनी शिद्दत से आप उस चीज़ को जो बाकी लोगों में सक्सेस देख रहे हो अपने पास, अपने प्रोफेशन में लेके आ सकते हो। तो वो स्ट्रगल है। कई बार ऐसा हुआ है जब मेरे को अपने बच्चे को शोइंग्स में साथ में लेके जाना पड़ा है। क्यों? क्योंकि और कोई देखने वाला नहीं है। या ट्रू। तो ये चैलेंज आई डोंट थिंक मेल faces it because they have someone or else taking care of it. They don't have to think about going back home. Oh, मेरा बच्चा बीमार है या इंतज़ार कर रहा है, उसके लिए कौन करता है? अगर आपने लाइन से सारी शोइंग्स बुक कराई हुई हैं और उसके बाद में आपको दिखाने जाना है, ऑल ऑफ अ सडन यू गेट अ कॉल फ्रॉम स्कूल, ओ योर चाइल्ड इज़ नॉट डूइंग ओके, यू हैव टू ड्रॉप एवरीथिंग, कैंसल एवरीथिंग एंड देन गो। अब क्या हुआ, आपका इम्प्रेशन गलत हो जाता है। दैट इज़ अ स्ट्रगल, दैट इज़ अ स्ट्रगल, बिकॉज जब आप ये सारा काम कर रहे हो तो आगे जो बंदा है, आपका क्लाइंट है या जो भी आप जिसके साथ में, कस्टमर के साथ में आप डील कर रहे हो, उसको नहीं मालूम आपके पीछे कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। तो जो हम सारी चीज़ें अपने आसपास देख रहे हैं वो हमको काफ़ी ज़्यादा उस पर रोकती हैं, हेजिटेंट करती हैं, बहुत सारे कमिटमेंट, बहुत सारी चीज़ों को करने में। यहाँ पे आप बच्चे को गाड़ी में नहीं छोड़ सकते हो, और आप घर पे जब तक आपकी रिक्वायर्ड लॉ के हिसाब से एज नहीं हो जाती, आप बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते। ये सारी जो चैलेंजेस हैं
वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को फेस करने की यहाँ पे मिलती हैं। मिलता है। अगर आपकी फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है या आपके पेरेंट्स हैं, तो आप ये सारी जिम्मेदारियाँ दे सकते हो। लेकिन अगर आप अकेले हो और आपके साथ में कोई और एक्सटेंडेड फैमिली नहीं है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। In which year you joined real estate and why you chose to be realtor? So I joined in 2018 and it is a good question, why did I join it? मेरा बैकग्राउंड माइक्रोबायोलॉजी में है। Okay. और मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज़ में 21 साल का HR की पोजीशन पे काम किया है। और अपना करियर मैंने दुबई में शुरू किया। और वहाँ से मैंने एक्सपैट्रिएट्स को रिक्रूट करना, और फिर उसके बाद में ये सारे एक्सपैट्रिएट्स जहाँ या वेदर दे आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, US, कनाडा, इनको रिक्रूट करने के बाद में फिर मेरा एक अलग कनेक्शन होता था इनके साथ में, ताकि मैं उनको उनके रूट से उठा करके या जिस कंट्री में वो रह रहे हैं वहाँ से उनको लेके आऊँ और दुबई में सेटल कराऊँ। Okay. उनकी सारी लाइफस्टाइल्स, उनके फैमिली के बारे में, उनका सारा सामान कैसे मूव कराना है, सब कुछ वो बाद में मैं हैंडल कराती थी। तो वो काम जो है, फिर आप उनको घर भी दिखा रहे हो, आप उनको फर्नीचर शॉपिंग भी करा रहे हो, यहाँ तक कि आप उनको बता रहे हो कि आपका स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ से लेना चाहिए, कौन से स्कूल में आपको एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा एरिया आपको रहने के लिए सही है। तो ये सारा काम उस समय मुझे करना पड़ता था, और पड़ता था इन द सेंस कि मुझे मज़ा भी आता था ये करने में। उसके बाद में मैं नाइजीरिया मूव हुई। अच्छा। तो वहाँ पे भी यही किया, और फिर वापस मिडल ईस्ट आई। मिडल ईस्ट में फिर भी मैंने यही सारी चीज़ें कंटिन्यू की। तो वो बैकग्राउंड में ये काम चल रहा था। Okay. जब मैं कनाडा आई तो उस समय क्या था कि अगर आप HR डिपार्टमेंट में हो तो आप सिर्फ एक ही स्पेशलिटी कर सकते हो। हाँ। ठीक है, अगर आप रिक्रूटमेंट करते हो तो आप रिक्रूटमेंट करते हो, ख़त्म हो गया। उसके बाद में आपका कोई लेना देना नहीं है कि आपने, और लोकल जनरली आप रिक्रूट करते हो। मैंने हेल्थ एंड सेफ्टी में भी काम किया, और मैंने जर्नलिस्ट पोजीशन पे भी काम किया। वेरी नाइस। लेकिन जो कमी अखरती थी वो ये था कि इससे आगे क्या। ठीक है, जो वो दूसरा कनेक्शन बनता था ना लोगों के, एम्प्लॉयज़ के साथ में काम करके और फिर बाद में उनको हेल्प करके सेटल कराने का, वो कमी हमेशा अखरती रहती थी। प्लस 3 बच्चियों के साथ में घर संभालना, सब करना, और मैं रिक्रूटमेंट करने के लिए मुझे यूजुअली काम शुरू होने से पहले तो मेरा काम जो है सुबह 4:30-5 बजे शुरू हो जाता था। अच्छा। और फिर जो लोग सैटरडे संडे अवेलेबल होते थे इंटरव्यू के लिए, तो मेरा सैटरडे संडे भी चालू रहता था। और 6 बजे ऑफिस बंद हो जाता है, तो उसके बाद में भी कई लोग तब इंटरव्यू देना चाहते थे। तो फॉर मी देयर वाज नो स्टॉपिंग और देयर वाज नो लाइन कि यहाँ पे ख़त्म है। तो 9 से 5 वाला जॉब नहीं था मेरा। तो मैं कंटिन्यूस कर रही थी। तो मैं कहा अगर मैं इतनी सारी एनर्जी और इतना सब कुछ मैं किसी और के काम करने में लगा रही हूँ, क्यों नहीं मैं अपने लिए करूं। और फिर जो चीज़ मैं भूल रही हूँ और जिस चीज़ की कमी मुझे महसूस हो रही है उसको मैं रिवाइव करूं। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि रियल एस्टेट इज़ क्लोज टू माई हार्ट, माई पैशन, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट। अच्छा, थोड़ा उसी टाइम पे जाते हैं जिस टाइम के ऊपर ना एक रूटीन चल रही होती है एज अ मदर, है ना। बहुत सारी ऐसी मदर्स जो इस टाइम सुन रही होंगी, या मे बी मॉम टू बी, है ना, तो उनको वो चीज़ें नज़र आती हैं कि यार शायद मेरे को जॉब छोड़नी पड़े, है ना, बच्चों की वजह से मैं ये 9 to 5 अगर काम कर रही हूँ, अगर सैटरडे संडे काम कर रही हूँ, तो आप बैलेंस कैसे करते थे? अगर थोड़ा उस टाइम पे जाके बात करें रियल्टर बनने से पहले, जॉब के साथ हाउ यू वर मैनेजिंग योर फैमिली? आई थिंक मैंने कभी इस चीज़ को पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि आई एम गोइंग टू बी अ मदर, हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज। This is the problem of anxiety I see in most women. It is. I didn't have it in me. मैंने जो भी काम हाथ में लिया है मैंने उसको करना ही है कि मोड से लेकर के मैंने किया, because you don't have any other option. तो I think उस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। और कनाडा आने से पहले
my husband was with me, and yes, we used to drop our daughter in the daycare. In fact, my firstborn, उसको मैंने, क्योंकि दुबई में उस समय 45 दिन की मैटरनिटी लीव होती थी, ओके, तो जब वो 2 महीने की थी, मैंने उसको डे केयर में छोड़ा, क्योंकि आप काम नहीं छोड़ सकते हो। 2 महीने मेरे को मैटरनिटी लीव ली, पैटर्नल लीव तो अभी आई है। उस समय आप ही को छुट्टी लेनी पड़ती थी। True. तो वो चीज़ मैंने की, पर आई थिंक आई वुड नॉट से कि मैंने मैनेज कैसे किया, अपने आप हो गया। अब मैं मुड़ कर के देखती हूँ तो मैंने उस चीज़ को चैलेंज की तरह नहीं लिया, मैंने उस चीज़ को लेकर के अपनी नींद नहीं खोई। हर दिन को जैसे आता गया वैसे मैंने लिया। अपना टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑफ कोर्स सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ करके सारी तैयारी करना, उसके बाद में जब काम ख़त्म हो जाता था तो बच्ची को डे केयर से उठा करके लाना और फिर इमीडिएटली घर की सफाई करना। तो यू आर ऑन द गो कंटिन्यूसली, राइट? यू डोंट हैव टाइम टू थिंक हाउ यू आर मैनेजिंग इट एंड हाउ यू आर डूइंग इट, बिकॉज देयर वॉज नो टाइम टू सिट एंड ब्रूड अबाउट इट दैट हाउ एम आई गोइंग टू डू इट, व्हाट एम आई going to do it, and how is everything going to get managed. अच्छा, ये ना we have a myth in our society and मुझे लगता है still it exist. मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बाहर से देखते हैं, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया होता या किया भी होता है, वो ऑलवेज ना अ वर्किंग वुमेन या वर्किंग मदर पे ना क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वो कहते हैं कि ये बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं देती, इसका मतलब ये बच्चों को ज़्यादा सिखा नहीं पाई होगी। जैसे आपने मेंशन किया कि आपके घर में यू हैव 3 daughters and even 2 dogs, है ना? तो कैसे अपब्रिंगिंग, जो हम वर्ड यूज़ करते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाना बड़ा ज़रूरी है ना? एक अकेला फीड करना, घर को संभालना या काम करना, देन वापस आना, वो सब कर लेते हैं, है ना? बट एक क्वेश्चन रहता है ऑल द टाइम कि ये अपब्रिंगिंग का पार्ट नहीं है। बच्चे नहीं समझते होंगे, बच्चे तो यही देखेंगे कि मम्मा तो बाहर रहते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है। आई फील कि अच्छा क्या है उसकी डेफिनेशन आप कहाँ सेट करते हो। हमारी अपब्रिंगिंग जिस हिसाब से रही है, मैं कहूँगी 97 में मैंने इंडिया छोड़ा है। 97 का इंडिया मेरे दिमाग के कंप्यूटर में इनग्रेन्ड है। आज की तारीख में मैं इंडिया जाती हूँ और आप आज के बच्चे और मैं अपने बच्चों को साथ में रख के कंपेयर करूँ, मुझे लगता है मेरे बच्चे काफ़ी संस्कारी हैं, सेंसिटिव हैं, रिस्पेक्ट करते हैं अपने बड़ों को, अपने आसपास के लोगों को, और जो भी उनमें चीज़ें नोइंगली अननोइंगली इंस्टिल हुई हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दोज। तो मुझे लगता है कि जो मैंने मेहनत की है वो सही की है। और ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपको कहाँ अपने आप को रखना है, ठीक है? तो क्वेश्चन मार्क तो आई थिंक इंसान की प्रवृत्ति होती है, ये नेचर है कि हर चीज़ में नुक्स निकालना। हाँ, आप कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, तीसरा या चौथा बंदा बोलेगा अरे वो उसने सही नहीं किया, वो उसने ऐसा नहीं किया, दूर क्यों जाए। अपने इन लॉज हैं, अपनी नंदे हैं, या जो भी आप कह लो, सबका कहीं ना कहीं होता है ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। तो हम उस चीज़ को अपने लिए क्यों बेंचमार्क बनाएं कि बच्चे या वर्किंग वुमेन पे क्वेश्चन मार्क है, राइट? कहते हैं ना, वॉक इन योर शूज़ a few miles and you will know my struggles. If you haven't walked in my shoes, don't question me. Very true. I believe in that very well. तो कहने वाले हमेशा कहते रहेंगे और ये क्वेश्चन मार्क हमेशा आएगा। यही क्वेश्चन मार्क आप मेन को बोल सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आई फील दैट यू हैव टू डिसाइड what is your goal, what is your role model, and nobody has come in this world with a manual or a guide. You are the product of your environment and your upbringing. सच्ची बात है। So what you are giving to your children and your family completely depends on you. तो मेरा तो ये कहना है for rest of the women, do not hesitate. Be you and you create the environment around you the way you want it. Very true, है ना?
मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना, जब हम बहुत पॉजिटिव और अच्छी बातें करते हैं ना, तो आई फील दैट एनर्जी। और वही चीज़ें अगर आप अपने साथ लेके चलते हो ना, तो एट द एंड यू आर गोइंग टू शेप अ जनरेशन। आई ऑलवेज से कि एक फीमेल में इतनी पावर है कि अगर वो लाइफ दे सकती है तो वो उस लाइफ को बना भी सकती है। वो बनाना कैसे है, दैट डिपेंड्स अपॉन हर। जब आप बहुत सारी चीज़ें इन फीड हो जाते हो तो कई बार चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। सो आप यू वेल सेड कि द गो एज द वे यू वांटेड। इसको लिंक करते हैं प्रोफेशन से। जी। सिंपल लैंग्वेज, जब कोई रिसेंट टाइम में आप देख लो कि कोई फीमेल है, शी वांटेड टू बी अ रियल्टर, है ना, और मैंने देखा है कि हमारे पास नॉलेज बड़ी कम है। हम मेल रियल्टर्स की बात भी करें तो हमें रियल एस्टेट में अगर जंप इन करना है तो वी डोंट हैव एनी नॉलेज। हमारे पास ट्रेनिंग्स उतनी प्रॉपर नहीं होती। दो ही चीज़ें बताई जाती हैं, किसी ब्रोकरेज को ज्वाइन कर लो और वो आपको ट्रेनिंग्स देते रहेंगे। अगर आप तक सपोज करो कोई विमेन अप्रोच करती है कि यार मैंने कैसे रियल एस्टेट में स्टेप इन करना है, तो क्या राइट वे है टू बी अ फीमेल रियल्टर? आई थिंक हम उस जनरेशन पे आ गए हैं जहाँ हमको डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए फीमेल या मेल रियल्टर। ये सबसे पहली बात है। जाओ आप हेड स्ट्रांग उस चीज़ को फेस करो और बी अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ये चीज़ जब आप रियलाइज़ करोगे और सामने वाले को भी आप उसी तरीके से ट्रीट करोगे तो आप उस चैलेंज को ओवरकम कर पाओगे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप, अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। ब्रोकरेज अगर आपको एजुकेशन देती है और ट्रेनिंग देती है, बहुत अच्छी बात है। आप उस चीज़ को कितना इम्बाइब करते हो, कितना एब्जॉर्ब करते हो और उसको यूज़ करते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है। क्योंकि आजकल यूट्यूब है, बहुत सारे रियल्टर्स जो हैं अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, सब कुछ है। इंटरनेट ने इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है फ्री फ्लो कि मुझे ये लगता है कि कंज्यूमर आज की तारीख में ज़्यादा एजुकेटेड है इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट देन द रियल्टर्स देमसेल्व्स मोस्ट ऑफ द टाइम। और दूसरी चीज़ ये भी है क्योंकि हर दूसरे या तीसरे घर में एक रियल्टर तो है ही है। मोस्टली लोग इसीलिए भी रहते हैं कि चलो जब मुझे अपना घर बेचना ख़रीदना होगा तो मैं अपना लाइसेंस ले लूँगा कि मैं क्यों किसी और को हायर करूँ। पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। हम कनाडा में हैं, कनाडा में स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट है। जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो आप वर्बल नहीं ले सकते हो, आपको कागज़ पे होना चाहिए। और वो जो आपके फॉर्म्स हैं, दोज आर लीगल डॉक्यूमेंट्स दैट यू साइन। उन चीज़ को आप किस तरीके से सामने वाले को समझाते हो, वो सारी चीज़ें आपको पहले अपने आप को ट्रेन करनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन ब्रोकरेज प्रोवाइड करती है और जब आप एजुकेशन ले रहे हो रियल्टर बनने की, वो सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से पढ़ो। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर एनीबडी टू बी सक्सेसफुल। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज the more educated you are in today's world, the better you are in the presence or in front of the educated customer who you are going to make the client. तो हाँ, ब्रोकरेज भी ज्वाइन करने के लिए आपको होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। और आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप क्या करना चाहते हो, उस पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि फ्रॉम डे वन यू गेट सक्सेस। मेहनत लगती है हर चीज़ में। अच्छा, एजुकेशन, वी आर यूजिंग वर्ड अगेन एंड अगेन, और मुझे ऐसे लगता है कि सोशल मीडिया ने खास करके फीमेल्स के लिए रियल एस्टेट की फील्ड ऐसी बना दी है कि उनको ऐसे लगता है कि नाच गा के, बहुत खूबसूरत से बन के और मार्केटिंग करके तो ये घर बेच लेंगे, है ना। सो ये जो परसीव हमने करना स्टार्ट कर दिया है, एजुकेशन तो मुझे लगता है क्लाइंट देखता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप उस स्टेज पे आते हो कि आपको सारे फॉर्म्स एक्सप्लेन करने होते हैं, जब आप उस सिचुएशन पे आते हो जब आपको कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है, जब आपको घर लिस्ट करना है, तो उस समय आपको बताना पड़ता है कि आप कितना प्राइस सजेस्ट करते हो, है ना। और वो सारी चीज़ें आपको बगैर जानकारी तो नहीं आएंगी, बगैर एजुकेशन के नहीं आएंगी। आपको कैसे पता चलेगा कि इस घर की वैल्यू कितनी है।
दीवार कंक्रीट की बनी हुई है, उस पे एसफॉल्ट शिंगल्स लगे हुए हैं, कौन सी स्टोन्स लगे हुए हैं, फ्लोरिंग किस तरीके की हुई है, ये सारा आपको नॉलेज, एक्सपीरियंस और एजुकेशन से मिलेगा। ठीक है, जब आप कोर्स कर रहे होते हैं तो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं घरों के बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं जी। कितना स्क्वायर फीट होना चाहिए, पर स्क्वायर फीट क्या प्राइस होनी चाहिए, ये सारी अपने आप को डेली एजुकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप जाओगे सामने वाले के पास में किसी कस्टमर के पास आप जा रहे हो और उसको घर अगर लिस्ट करना है तो आज वो आपको क्यों हायर करे, आप अपनी वैल्यू कैसे बताओगे सामने वाले को, क्यों आप डिफरेंट हो दूसरे से, वो आप नाच गा के नहीं बन सकते। उसके लिए आपको सीरियस अपनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, वर्बोलॉजी आपकी क्लियर होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है आपने इंस्ट्रक्शंस डाले हुए थे, फिर भी लोग कॉल करके आपको सवाल पूछते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आप बोल रहे हो क्या है। अगर आपको नहीं है जानकारी तो आप कैसे सामने वाले को बताओगे। सही बात। बट सोशल मीडिया से आपको लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा ड्रिवन हो रही हैं? क्योंकि आजकल अगर मैं भी देखूँ तो मज़ा तो आता है देख के, है ना, बट फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि हम ओवर एम्फोसाइज कर देते हैं कई बार मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को, और जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है उस पर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, पर यह है कि इंसान जो देखना चाहता है उसको वही चीज़ें दिखती हैं। राइट। कुछ लोग हैं, अब कई तरीके के क्लाइंट्स होते हैं और आपकी जो पर्सनैलिटी आप उस हिसाब से क्लाइंट अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है, अगर आप हो बहुत ज़्यादा नंबर्स में, लगता है कि मुझे डेटा एनालिसिस चाहिए बहुत ज़्यादा और मैं उस तरीके से लोगों को कन्विंस कर सकती हूँ, तो फिर मैं उसी तरीके के सारे अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करूँगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी बातें कर लेते हो और आप लोगों को परस्यू कर सकते हो और उनको मना सकते हो, तो आपको उस तरीके के लोग मिलेंगे। तो देयर इज़ नो सेट स्ट्रैटेजी फॉर एनीथिंग। ठीक है, सोशल मीडिया है क्योंकि स्पेशली मैं कहूँगी कि कोविड के टाइम पे जब सब कुछ बंद हो गया था, आप लोगों से मिलने नहीं जा सकते थे, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से मिलती थी, इंटरनेट से, गूगल से, इन सब चीज़ों से मिलती थी। उस समय यस, वी वर हेविली डिपेंडेंट ऑन देम। अब आप देखेंगे कि इतने सारे रियल्टर्स नहीं हैं पोस्ट कर रहे हैं। वो वीडियोस की आप देखोगे नंबर्स अब कम हो गए हैं। पहले जो था कि आप हर दूसरा पोस्ट आप देखोगे तो रियल्टर है, ये रियल्टर है, ये रियल्टर है, और फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा रियल्टर्स ही होते थे रादर देन नॉर्मल पीपल। अब वो कम होने लगा है धीरे धीरे, क्योंकि कोविड ख़त्म हो गया, अब लोगों को बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी है और सहूलियत है, तो लोग जाते हैं बाहर और घूमते हैं, देखते हैं, डायरेक्ट अप्रोच भी करते हैं और रियल्टर्स को भी अप्रोच करते हैं। तो आपके पास अब जो मीन्स हैं वो ज़्यादा अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है, कोविड के टाइम पे वो सब नहीं था, तो इसीलिए लोग डिपेंडेंट थे और इसीलिए सोशल मीडिया ने काफ़ी बूम किया। और उस समय बहुत सारे आप कहें यूट्यूब के जो स्टार्स हैं बने। आज मैं आपको कहूँ कि मैं YouTube चैनल शुरू करना चाहती हूँ और फिर मैं वही सारे 1.1 मिलियन क्लाइंट्स लाना चाहती हूँ, पॉसिबल है, मैं नहीं कहूँगी कि नहीं पॉसिबल, लेकिन आपकी मेहनत अब ज़्यादा है, डबल है, और टाइम भी लगेगा, टाइम भी लगेगा। अच्छा, देयर इज़ ऑलवेज अटैच अ डार्कर साइड, हर फील्ड में होती है, एक डार्क साइड होती है। और हम किसी भी फील्ड में अगर जब फीमेल या वुमेन की बात करते हैं तो वी सी के बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं जो फेस भी करनी पड़ती हैं। अगर रियल एस्टेट की डार्क साइड की बात करनी हो तो क्लाइंट हो या आपके साथ कोई मेल कॉलीग हो या कोई मेल जब अप्रोच करता है तो एक फ़ीमेल को इस फील्ड में फेस क्या करना पड़ता है? काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपने जो बात कही है, अभी रिसेंटली ही केस हुआ है जहाँ पे एक रियल एस्टेट एजेंट के बारे में मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी और वो किसी को घर दिखाने गई थी और 3-4 दिन गायब रहीं और उसके बाद में उनको पता चला कि उन्हें जला दिया गया या व्हाटएवर इट वाज। जब आप जाते हो तो ये इनसिक्योरिटी, ये सेफ्टी इशू बहुत ज़्यादा रहता है। आप जिसको पहली बार दिखाने जा रहे हो, जिससे आप मिले नहीं हो, तो वो डर रहता है।
तो मेरा तो यही सबके लिए एडवाइस रहेगा कि ऑफिस में बुला करके आप मिले लोगों से। कई बार ऐसा हुआ है कि सेक्सुअल हरासमेंट भी केसेस सुने गए हैं लेडीज़ को बुला करके। और कई बार इनफैक्ट it was last year, I think, there was one of the person who was calling and he was only asking for female agents. So that is a red flag. Why you're only asking for female agent, right? I think in that scenario you have to be cautious. In any kind of work environment, a woman has to be aware of her surroundings. You have to invite people in the office so that they know that this is your place. आप वहाँ पे अपनी अथॉरिटी और अपना दिखा सकते हैं कि मेरा ऑफिस जो है इज़ अ प्लेस वेयर दिस इज़ द प्रोफेशनल डिस्कशन दैट इज़ गोइंग टू हैपन। एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स व्हेन यू आर गोइंग और आप शोइंग्स के लिए जा रहे हो, मैं हमेशा अपने ऑफिस को बताती हूँ कि मेरी शोइंग्स हैं यहाँ से यहाँ तक लेकर के। अपने बच्चों को मैं बोलती हूँ कि कीप चेकिंग ऑन मी। हम लोग लोकेशंस शेयर करते हैं अपने साथ में, तो टाइम थोड़ा इधर उधर हो जाता है, वी वॉच ऑन ईच अदर ताकि मालूम रहे कि आप कहाँ हैं। वैसे तो आप जितना भी कर लो, जब जो होना है वो होके रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। तो मुझे ये लगता है कि जितना आप कर सकते हो अपने आप को सिक्योर सेफ करके रहो, बाकी ऊपर वाला देखेगा। डार्क साइड हर चीज़ की है, हर चीज़ की है, बट लुक ऑलवेज ऑन द पॉजिटिव साइड। अच्छा, एज अ क्लाइंट भी ना मुझे ऐसे लगता है कि वी ऑलवेज टॉक कि रियल्टर्स ऐसे करते हैं या रियल्टर्स वैसे करते हैं, बट क्लाइंट साइड की बात बहुत कम होती है। इसलिए कम होती है क्योंकि शायद वो खुद बायर्स होते हैं तो अपनी कमियां उतना एंडोर्स नहीं कर पाते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो एज अ क्लाइंट अगर देखें, रियल एस्टेट मार्केट आजकल हम कनाडा में सुनते हैं कि भाई बड़ी ख़राब हो गई, बड़ी लो हो गई, ये तो रियल्टर्स ने ख़राब कर दी। आर दी ओनली रियल्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग? क्लाइंट्स कहीं गलत नहीं है? हम अभी बात कर रहे हैं और मैंने आपसे एक बार भी नहीं पूछा कि आप घर खरीदना चाहोगे। आप जब तक सामने मेरे से आकर के नहीं बोलते कि मुझे रेंट पे लेना है या घर खरीदना है, क्या मैं आपको दिखा सकती हूँ? नहीं। क्या मैं आपको वो हाथ पकड़ करके खींच करके लेके जाऊँगी कि आप ये घर खरीद लो या ये रेंट पे ले लो? नो। तो आपको जवाब मिल गया। पर ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली कि लोग सिर्फ रियल्टर्स पे ही इल्ज़ाम लगाते हैं। अगेन, बाय नेचर आपने कोई भी चीज़ गलत की है तो आपको किसी के ऊपर तो डालना पड़ेगा ना। कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इवेंचुअली रियल्टर्स पे आती है। उसने राय बराबर नहीं दी, उसने हमें नहीं बताया, हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। तो मुझे ये लगता है कि ड्यू डिलिजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने सवाल आप पूछो उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। और जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो आपको रेड फ्लैग्स देखने हैं। क्या सामने वाला इंसान आपको पेशेंटली और आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा है? ज़रूरी नहीं है हर रियल्टर को सारे इन्फॉर्मेशन मालूम हो और ही इज़ नो इट ऑल और शी इज़ नो इट ऑल काइंड ऑफ थिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम एक्सपीरियंस के थ्रू देखते हैं। क्योंकि आप अलग तरीके के क्लाइंट्स को हैंडल करोगे, मैं अलग तरीके के क्लाइंट्स को हैंडल करूँगी। ऑल्दो लेट्स से वी बोथ आर इन द सेम प्रोफेशन। तो मैं, अगर मेरे पास जवाब नहीं है तो मैं आपको ये बोलूँगी कि मुझे ये नहीं मालूम है, पर मैं आपको पूछ करके बताऊँगी। पर मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी कि मुझे मालूम नहीं है, मैं पता करना की कोशिश की, मुझे नहीं पता चला। तो वो ऑनेस्टी मेरी तरफ से आपको हमेशा रहेगी। पर ये चीज़ जो आप कह रहे हैं कि क्लाइंट साइड का खुलता नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि रिलेशन बना रहे। हमारा जो मेन बिजनेस है वो रिपीट एंड रेफरल बिजनेस है। ठीक है। नए क्लाइंट्स जो हैं वो जैसे डॉक्टर्स होते हैं, आप जाओ तो डॉक्टर्स कहते हैं नए पेशेंट्स वी आर नॉट टेकिंग एनी मोर न्यू पेशेंट्स, राइट? क्योंकि आपने अपना डेटाबेस और अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इतना बना लिया है कि आपको मालूम है कि हर 3-4 साल या 5 साल के बाद में
जो आपका क्लाइंट है जिसको आपने सही राय दे करके सही जगह इन्वेस्टमेंट कराया है तो डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा। ठीक है, तो रिपीट एंड रेफरल जो है वो हमारा मेन मोटो है। अगर वो आपका मेन मोटो है तो आप हमेशा अच्छी सर्विस दोगे। लेकिन आपको ये है कि हर बार नए नंबर्स चर्न करने हैं, वहाँ पे आप फॉल्टर करोगे। ठीक है, वहाँ पे आप फॉल्टर करोगे। तो रीड द रेड फ्लैग्स, डू योर ड्यू डिलिजेंस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये आपने बहुत वैलिड बात की, क्योंकि जब किसी ने घर लिया होता है ना तो उनसे पूछो आपने किसने घर लिया था, पंजाबी में बोलते हो ना उत्तो ना लियो, है ना, असी तो फस गए सीगे। सो वाई वी ऑलवेज फील कि एज अ क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस करना कैसे है? क्लाइंट कैसे इंटेलिजेंट होगा? उनको क्यों नहीं पता लगता क्या पूछना है क्या नहीं पूछना? जिस चीज़ पे मुझे ऐसे लगता है ट्रस्ट करना है उस पर नहीं करते, और जिस पे नहीं करना उस पर कर लेते हैं। तो अब इस पे मैं दोबारा पीछे जाऊंगी, जब आपने कहा सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया में कई तरीके के एजेंट्स हैं जिन्होंने वीडियो डाले हैं। कुछ लोगों ने सिर्फ टीआरपी गेन करने के लिए डाले हैं, और कुछ लोगों ने एक्चुअली जेन्युइन राय दी है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये मैंने आपको बोली थी पहले कि कनाडा हेविली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है रियल एस्टेट में। तो आपको जो टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड है और रियल एस्टेट का जो अपना खुद का रीको का वेबसाइट है, और जो घर खरीदते हैं तो इंश्योरेंस करती हैं अगर आपने 20% से कम पे किया है जी। CMHC हो गया, सेजन हो गया, ये सारी कंपनीज़ हैं। इनकी वेबसाइट्स पे भी काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। और ये लोग भी कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। अच्छा, दे डू अपडेट वेरी नाइस। ठीक है, और इनके पास फर्स्ट टाइम होम बायर गाइड्स भी हैं, इन्वेस्टर्स गाइड्स भी हैं, सेलर्स गाइड्स भी हैं, बायर गाइड्स भी हैं। तो अगर आपको लेट्स से अभी किसी रियल एस्टेट एजेंट की सर्विसेज नहीं लेनी है, आप सिर्फ दिमाग में आपके आया है कि अभी मेरे को सिर्फ देखना है कि मुझे इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो आप इन सारी वेबसाइट्स पे जा कर के ये सारी गाइड्स पढ़ सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद में आई थिंक इन गाइड्स में इन द एंड देयर आर क्वेश्चंस दैट यू शुड आस्क। और अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा हाउ टू चूज़ अ रियल एस्टेट एजेंट। ओह वाओ, ठीक है, गूगल आपको सारे ऑप्शंस देगा। आप उसको पढ़ो। दूसरी राय मैं ये लोगों को दूंगी, आई थिंक बाय नाउ दे मस्ट बी नोइंग, जब आप गूगल करते हैं तो पहले कुछ आपके स्पॉन्सर्ड आते हैं। अगर आपको कहीं पे रजिस्टर नहीं करना है अपने आप को, तो देन डोंट गो ऑन दोज स्पॉन्सर्ड वंस, गो टू द नेक्स्ट वंस। ठीक है, उसमें भी 2-3 वेबसाइट्स आप चेक करें ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। और 2-3 वेबसाइट्स आप पढ़ लोगे तो उसमें आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा क्या सवाल पूछने चाहिए, क्या पूछना चाहिए। ठीक है, जब हमारे पास लोग आते हैं तो उनको हम ये कहते हैं कि बाय ऑल मीन्स interview at least 3 or 4 agents and then choose which one is best for you. अच्छा, 2 और 3 एजेंट्स को चूज़ करने के अलावा मुझे ऐसे लगता है कि कई बार क्लाइंट्स क्या करता है कि 3-4 लोगों के साथ इकट्ठे काम करना है पर बताना किसी को नहीं है ना। सो उसमें रियल्टर कितना सफ़र करता है? बहुत ज़्यादा। वी ऑलवेज सी कि जी रियल्टर जो इनकी तो जी बहुत परसेंटेज बचती है, बट कोई कभी रियल्टर की कॉस्ट की बात नहीं करता। कितना टाइम ज़ाया होता है आपका जब एक क्लाइंट, अगेन नॉट सेइंग इट इन अ नेगेटिव वे, ठीक है, क्लाइंट्स की अपनी चीज़ें हैं, पर अगर कोई डील नहीं होती और आपने उस पर इतनी एनर्जी लगाई है और आपका इतना टाइम लगा है और आपको उसमें से कुछ नहीं मिलना, बट आपकी कॉस्ट की कोई बात नहीं करेगा, व्हाट यू लॉस्ट। सो एक रियल्टर की हैसल कितनी बड़ी है। मेंटल स्ट्रेस से लेकर के फाइनेंशियल स्ट्रेस तक एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। ठीक है, आपको ढूंढ करके लिस्टिंग्स भेजनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो डेटा एक्सेसिबिलिटी है उसके लिए हमको फ़ी पे करनी पड़ती है। हमारा जो लाइसेंस होल्ड करना पड़ता है उसके लिए फ़ीस पे करनी पड़ती है। सारे सिस्टम्स हैं जिससे हम आपको ईमेल वगैरह भेजते हैं, उसकी फ़ी रहती है जो हम कॉन्स्टेंटली पे कर रहे हैं, उसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, फिर आप लोगों को घर दिखाने जा रहे हैं तो
गाड़ी चाहिए आपको, गैस चाहिए आपको। अगर क्लाइंट आपके साथ आना चाह रहा है, आपको अपना इंश्योरेंस गाड़ी का उस हिसाब से बता कर के लेना है। तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि अपफ्रंट कॉस्ट किसी को दिखती नहीं है। और वही चीज़ आई थिंक अब काफ़ी लोग रियलाइज़ कर रहे हैं। जब आप कॉस्को जाते हो, वॉलमार्ट जाते हो या सब्जी मंडी जाते हो, वहाँ तो आप मोल भाव नहीं कर रहे ना। राइट, सही कहा। वहाँ पे आप कोई भी चीज़ बगैर पे किए उठा करके नहीं आ सकते। नो, कैमराज लगे रहते हैं। अगर आप वहाँ कोई चीज़ लेकर के आपने खा ली तो इमीडिएटली सिक्योरिटी आ जाता है कि आपने चीज़ ले ली और आपने उसको पे नहीं किया। तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि आप लॉयर्स ले लो, डॉक्टर्स ले लो, या आप अपने आप को ही ले लो। आप 9 से 5 का आप जॉब करते हैं, आपको कैसा लगेगा? आपका एम्प्लॉयर बोलेगा कि यार तुमने इस महीने काम किया पर मुझे लगा कि तुमने कोई काम नहीं किया। कि ऐसा लगेगा कि मैं आपको सैलरी नहीं दूं, आप फिर भी काम पे आओ। जस्ट इमेजिन। तो दैट थिंग इज एब्सोल्युटली देयर। इट हर्ट्स from head to the pinching of the toe. It is like really hurtful. क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। सही कहा। जैसे भगवान ने सारे पत्थर एक जैसे नहीं बनाए हैं, सबका शेप, साइज, एवरीथिंग इज डिफरेंट। एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। So who you are dealing with is not always the same. सारे रियल्टर्स एक जैसे नहीं हैं। आई होप कि क्लाइंट्स थोड़े इंटेलिजेंट हो के रियल्टर्स को चूज करना इंटेलिजेंट हैं। मैंने आपको बोला पहले भी कि सोशल मीडिया ने, गूगल ने, इंटरनेट ने जो इंफॉर्मेशन बम्बार्ड कर दी है, उसमें रियल एस्टेट एजेंट और क्लाइंट या कस्टमर के बीच का जो गैप है ना, बहुत फाइन लाइन जा कर के रह गया है। ठीक है। तो आज की तारीख में, और आप रियल एस्टेट छोड़ो, आज अगर आप कोई कैमरा खरीदने जाते हो या आप माइक खरीदने जाते हो, आप पहले गूगल करोगे कितने तरीके के माइक हैं। ठीक है ना, पॉडकास्ट के लिए माइक अलग होता है, वीडियो शूट अगर आप आउटडोर शूटिंग करने जा रहे हो तो उसके लिए माइक अलग होता है, उसके लिए आपको वो फर वाला कवर होता है जो कि आती है तो उसको रोकता है। आप जो सांस ले रहे हो उसको एनी नुआंसेस या वॉइस क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, ऑल दोज थिंग्स आर देयर। यू फर्स्ट do your research and then you go. मैंने बहुत बार देखा है, जिस चीज़ को मैं खरीदने जा रही हूँ, अब वो मेरे दिमाग में घूम रही है। ठीक है, गाड़ी लेते हो आप जैसे कोई, या आप लेना चाहते हो गाड़ी, तो ऑल ऑफ अ सडन आपको जिस ब्रांड की गाड़ी खरीदनी है, आपको या टोयोटा खरीदनी है, या होंडा खरीदनी है, या पोर्श खरीदनी है, या मर्सिडीज़ खरीदनी है, ऑल ऑफ अ सडन यू स्टार्ट नोटिसिंग दोज कार्स ऑल अराउंड यू। हाँ, सही बात है। वो आपके ब्रेन का जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपको जो है ध्यान दिलवा रहा है। ठीक है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, और एक हार्ड ड्राइव होती है जो आपको ये सारा दिखा रही है, सारा करा रही है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले मर्सिडीज आते जाते हुए नहीं देखी होगी, पर आपने वो नोटिस नहीं की क्योंकि तब वो आपके मतलब का नहीं था। है ना। तो जब आप रियल एस्टेट देख रहे हो तो क्लाइंट बाहर आने से पहले, जैसे मैंने आपको बोला, गूगल करता है, सारी चीज़ें देखता है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस वाले एजेंट का यूट्यूब ज़्यादा देखते हो और कौन से वाले गूगल वेबसाइट पे जाकर के आप सर्च करते हो। उसके बाद में आप किस इंसान को चूज़ करते हो आपके साथ में काम करने के लिए। ठीक है। आपका गोल क्या है? आपको फास्ट चाहिए मनी चर्निंग, या आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए? ये सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड करती है। तो वो चीज़ आपको मालूम है। राइट। ठीक है। जब आप अपना वो डिसाइड कर लोगे, उसके बाद में आप जाओगे, आप रियल्टर से बात करोगे, एजेंट से बात करोगे, या किसी ब्रोकरेज में जाओगे आप, और उनको आप बताओगे कि मेरा ये थॉट प्रोसेस है, ये करना चाह रहे हैं, आप क्या सजेस्ट करोगे? दैट्स वेयर वी कम एज कंसल्टेंट्स। राइट। ठीक है। व्यापारी जैसे नहीं, वी कम एज कंसल्टेंट्स। तो जो आपको
टाइम दे करके समझा रहा है और जो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ अपनी सारी एजुकेशन डाल के या अपना एक्सपीरियंस आपको दे रहा है, एंड इफ़ यू आर फीलिंग एट ईज विथ दैट पर्सन, आई थिंक यू शुड गो विथ दैट पर्सन. अच्छा, अगर हम बात करें जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स है, इन्वेस्टर्स है, या चलो कोई भी बायर है ना, हम थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं. हम सोशल मीडिया पे ये चीज़ भी हमारे सामने आ रही है, कई बार हमने पहला घर लेना है पर फिर भी हमें दुबई इन्वेस्टमेंट की एक चीज़ पॉपअप करती रहती है ऑल द टाइम, है ना. और हमें लगता है कि यहाँ तो बड़ी डाउन पेमेंट लगनी है, यहाँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और दुबई इन्वेस्टमेंट की तरफ हमारी नज़र ज़रूर जाती है क्योंकि दुबई इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव, और सबका मन भी है कि हम दुबई में इन्वेस्ट करें. बट मैंने ऐसा देखा, क्योंकि मैंने अपने आप को भी सर्चिंग मोड पे डाला, तो मैंने देखा कि देयर इज़ नॉट राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइक इन्वेस्टिंग इन दुबई. तो आप वहाँ पे रहे भी हो और आपको बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ पता होंगी, इवन यू डू इन्वेस्टिंग इन दुबई वेरी वेल. तो आप कैसे किसी को गाइड करते हो अगर किसी ने दुबई के लिए इन्वेस्ट करना है? काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आती हैं. सबसे पहले तो वाई दुबई, वाई नॉट एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड. अगर उनको ये जानकारी नहीं है और वो फिर भी चाहते हैं कि रियल एस्टेट के बारे में पता चले, तो उनको बेनिफिट्स ऑफ दुबई आप बताते हो, ठीक है. आई थिंक कोविड के समय डिजिटल एफिशिएंसी या प्रोफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई. जी. लॉयर्स भी आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, तो व्हाई नॉट गो ग्लोबल एंड गो दुबई. हमारे लिए, क्योंकि हम साउथ एशिया से हैं, दुबई अपने को 2.5 घंटे का सफ़र है. तो इजी रहता है. आप पेरेंट्स से जल्दी जा कर के मिल सकते हो, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली सारे इवेंट्स अटेंड कर सकते हो, और कोई भी और दूसरा काम करना है तो आपको सही नज़दीक है तो सही रहता है. दुबई जो है वो स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है, क्योंकि अपने को यूरोप नज़दीक पड़ जाता है, इस तरफ मिडल ईस्ट फार ईस्ट नज़दीक पड़ जाता है, सिंगापुर हो गया, कोरिया हो गया, चाइना, जापान, सब. ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से भी ज़्यादा दूर नहीं है, और अमेरिका से, कनाडा से 12 या 14 घंटा लग जाता है, ठीक है. लेकिन अगर आप ब्रेक जर्नी करो, यू कम वाया यूरोप, एनी ऑफ द ब्रेक जर्नीज, इफ़ यू डू फ्रैंकफर्ट और हो गया, एम्स्टर्डम हो गया, लंदन हो गया, तो 7 और 7 घंटे आपके जो हैं ब्रेकअप हो जाता है. एंड इट इज़ ईजियर ऑन यू रादर देन गोइंग स्ट्रेट 14 आवर्स जर्नी फ्रॉम हियर. तो उनको मैं यही सवाल पूछती हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, या आपको रियल एस्टेट क्यों लेना है, वेदर इट इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस या आप मूव करना चाह रहे हो. उसके हिसाब से फिर मैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, और फिर मैं उनको बताती हूँ कि क्या लेना है, क्या नहीं करना है. मुझे ये लगता है कि मोस्टली पीपल जो हैं, they see all shiny glittery news and then they say कि चलो हम भी, वो भेड़ चाल जैसी बात हो जाती, इसने किया तो मैंने भी किया, और उसने किया तो और मेरे ख्याल से आजकल मीडिया बहुत ज़्यादा दिखा रहा है कि सारे बॉलीवुड स्टार्स जो हैं वो वहाँ पे हैं, और बहुत सारे टेनिस प्लेयर्स हो गए, क्रिकेट प्लेयर्स हो गए, सब लोग हैं वहाँ पे. टॉम क्रूज़ को अगर आप जानते होंगे, जो हॉलीवुड स्टार है, उसका भी घर है वहाँ पे. जी. बहुत सारे जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो वहाँ रहते हैं, या उनकी वेकेशन प्रॉपर्टी कह लो आप हैं. तो वो एक अट्रैक्शन हो गया, और मूवीज़ सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं. ठीक है ना. मूवीज़ में काफ़ी सारा दिखा रहे हैं अभी, डेस्टिनेशन हो गया. तो मुझे ये लगता है कि इसीलिए लोग वहाँ जाना चाहते हैं, पर उनको फैक्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ वॉट आई स्टार्ट एट दैट लेवल. वाई यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट. ठीक है. सो आप उनसे पूछते हो, देन आप उनको गाइड करते हो. और जैसे आपने जिक्र किया ना कि स्टार्स रहते हैं, तो मैं रिसेंटली पंजाबी इंडस्ट्री से लिंक्ड आई वाज लिसनिंग टू सम इंटरव्यूज़. तो उसमें जो हमारे पंजाबी सिंगर बादशाह हैं, पंजाबी सिंगर इवन यो हनी सिंह वाज ट्राइंग टू कम बैक, उनका एक इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने बोला कि हाँ, वी हैव अ हाउस इन दुबई, है ना. उन्होंने भी ये बोला कि पास पड़ता है, चंडीगढ़ आ जाते हैं, 3 घंटे की फ़्लाइट होती है, ईजी है. पर उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि दुबई सेफ़ है.
आप रहे भी हो वहाँ पे, जी। है ना। हम बाकी कंट्रीज़ को इन कंपैरेटिव ऑफ दुबई अनसेफ और दुबई को सेफ किन कंपैरिजन्स पे कर रहे हैं? आई थिंक इट डिपेंड्स अगेन कि आप किस चीज़ को देख रहे हो। मैं जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली दुबई में रहती है। उनकी बच्ची है जो दोनों पेरेंट्स काम करते हैं। ओके, सुबह छोड़ते हैं उसको स्कूल, लेकिन लौटते में वो बस से आती है। ठीक है। तो उसको पिक करने के लिए नैनी जाती है। ओके, ठीक है। नैनी को घर की एक्सेस कैसे हो, तो घर के बाहर चेस्ट ऑफ ड्रॉर रखा हुआ है। चेस्ट ऑफ ड्रॉर के फर्स्ट ड्रॉर में चाबी रखी है। ओके, उस पर कोई ताला नहीं है। वो आती है, मेरी नीस को उठाती है बस स्टॉप से, घर आती है, चाबी निकालती है, खोलती है, चाबी वापस वहीं रखती है और काम में लग जाती है। इससे ज़्यादा सेफ्टी मैं आपको क्या बताऊँ। आई नो। क्या आप ये यहाँ कर सकते हैं? अब नहीं, अब नहीं। अब से पहले आप सुनते हो, मैंने कई लोगों से सुना कि जब 15-20 साल पहले कनाडा में घर खुले छोड़ जाते थे, पर अब नहीं। उसकी एक वजह है। पहले जो कैनेडियन पॉपुलेशन थी और आज की जो कैनेडियन पॉपुलेशन है, नंबर हैज़ इंक्रीज्ड। इट इज़ Right? अनडाउटेडली इट हैज़ इंक्रीज्ड। या तो ऑब्वियसली एंड यू आर डीलिंग विथ ह्यूमन बीइंग्स, या और बिहेवियरल बायोलॉजी में या बिहेवियरल मैनेजमेंट में ये चीज़ बताई जाती है कि जब आप ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हो, every single person, every single case, every single family is different. That's the beauty of working with people. Yes. And that's the reason Yes. why I enjoyed working in human resources before and I enjoy working in real estate. in real estate in क्योंकि Canada. no two transactions are same. Yeah. ठीक है। आप ठीक है। हर रोज़ नए तरीके के लोगों से मिलते हो। उनकी डिमांड्स अलग हैं क्योंकि उनकी फैमिली स्ट्रक्चर्स अलग हैं, उनके प्रायोरिटीज़ अलग हैं। सो नो टू फैमिलीज़ आर सेम। तो आप मुझे सेफ्टी की बात करेंगे तो आपके लिए सेफ्टी जो है वो प्रॉबेबली मेरे लिए नहीं होगी वो सेफ्टी। ठीक हाँ, है। true. मैं अगर देखूंगी तो क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मैं उनके पर्सपेक्टिव से चेक करूंगी। आप अभी फैमिली शुरू कर रहे हो तो आपके लिए सेफ्टी क्या है वो अलग हो जाएगी। तो आई थिंक जनरलाइज करोगे आप उस चीज़ को तो ऑन एन एवरेज यू विल फाइंड थिंग्स आर चेंजिंग। येस, फॉर श्योर दे आर चेंजिंग एवरीवेयर। दूसरी चीज़ ये कि ऑटोनॉमस मोनार्की वर्सेस डिप्लोमेसी, ठीक है, फ़र्क हो जाता है। ठीक है। Yeah. वहाँ पे अभी भी देर आर रूलर्स हु आर टेकिंग केयर, तो Right. वहाँ पे पनिशमेंट इज़ बिगर। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपको you have more options, and the government believes in giving you the chance to live your life normally. हाँ, राइट। There is a difference. इट इज़ सही बात है आपकी, है ना। और अभी आप अगर रिसेंट सिनेरियो में देखो तो चलो सेफ्टी हम वहाँ देखते हैं, है ना, फैसिनेटिंग लगता है। एक तो दुबई सेफ़ है, दूसरा बहुत सुंदर है, तीसरा घूमने फिरने में वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। आई वेंट देयर, जब 3-4 दिन रहने का मौका मिला तो हमेशा दिमाग में रहता है कि यार दुबई जाना है ना। इफ़ समबडी इज़ एक्चुअली प्लानिंग एंड सीरियस अबाउट दुबई इन्वेस्टमेंट, तो पहले अपने आप पे क्या चेक मार्क लगाने हैं। सपोज़ आज का पॉडकास्ट कोई सुन रहा है तो उसको लगता है कि उसको दुबई में इन्वेस्ट करना है, बट अगर ये 4-5 चेकलिस्ट उसकी टिक होते हैं तो ही करना चाहिए। तो व्हाट यू सजेस्ट एंड व्हाट यू से कि व्हेन यू आर रेडी टू इन्वेस्ट इन दुबई, आपको क्या लगता है? So, if you are ready to invest in Dubai, सबसे पहले तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि आप किस लिए कर रहे हो। तो अगर आपको चाहिए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, yes, for sure, that is something that then I will guide them accordingly. आपको ये लग रहा है कि आप 3-4 साल में खुद मूव होने वाले हो, तो मैं फिर आपको उस हिसाब से सजेस्ट करूँगी जिसको कि आप हाल फिलहाल रेंट आउट कर लें, या फिर आप ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीदें जैसे यहाँ प्री कंस्ट्रक्शन होता है, तो आप प्री कंस्ट्रक्शन ख़रीदें जो आपके पॉकेट पे हैवी नहीं है। आप डाउन पेमेंट करके और मंथली इंस्टॉलमेंट करके, देयर इज़ लॉन्गर पेमेंट प्लान,
take that so that when you are ready to move, you can move at that time. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझने में कि आपका गोल क्या है. तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले रहे हो तो आई वुड सजेस्ट देन यू टेक इट और बाय इन अ एरिया वेयर यू गेट योर प्लेस रेंटेड ईजीली वर्सेस एट द प्लेसेस वेयर accessibility is still not ready. फिर लेकर के और if you are not able to rent it out, then it doesn't make sense. ये चीज़ आपको फिर उसके बाद में आपका बजट कितना है और आपको चालू काम चाहिए या आपको हाई एंड काम चाहिए. काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है. ठीक है. वहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको कुछ डेवलपर्स और कुछ बिल्डिंग्स जो हैं दे गेट रेंटेड वेरी फास्ट. पीपल वेट लिस्ट रहती है जब ये खाली होगा तो फिर मेरे को यहीं पे रेंट करने का है. द कल्चर एंड दी सिनेरियोज आर कम्प्लीटली डिफरेंट ओवर देयर. तो ये सारी चीज़ें I have a questionnaire that I go with and then if it checks most of the points and if they are satisfied that yes we are ready to, because आपने बोला आप ready हो but not necessarily you are. So I go through that checklist and then based off of that I ask them to invest. I'm not a pushy person, whether it is investment in Canada or outside anywhere else. I feel that unless until you find yourself 100% comfortable, because I do not want somebody to say कि अरे उसने मेरे को सही राय नहीं दी, ऐसे ही ले लिया. Very nice. अच्छा, क्या मिनिमम बजट होता है जनरली राउंड फिगर? There are properties available from $260,000 and above. तो minimum payment as an international investor is 20%. Okay. ठीक है. तो आप 260 या 270 या 300,000 भी ले लो तो 370,000 का 20% कितना हो जाता है? 60,000. So that is what you have to pay upfront. Okay. And then afterwards you can choose whichever payment plan you want. ओह वेरी नाइस. और उसके बाद जैसे आपने रेंटल की बात की थी, वहाँ पे बहुत हाई है ना, तो वेट करना पड़ता है. तो मन तो करता है कि हम वहाँ पे रेंट पे चढ़ा के और हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाद में अच्छा सा आता रहेगा. पर इशू आता है कैसे टेक केयर करते हैं. सपोज़ करो कि आप किसी ने आपसे दुबई में इन्वेस्ट किया, उसके बाद उनको ऐसे लगता होगा कि यार जाना पड़ेगा बार बार दुबई, है ना, रेंट पे चढ़ाने के लिए, टेनेंट्स को देखने के लिए. हाउ डज़ दी रेंटिंग इन दुबई वर्क्स? दुबई मैं इसीलिए भी लोगों को सजेस्ट करती हूँ क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है. सारे डेवलपर के पास में अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट्स रहती हैं जो आप अपने फ़ोन पे एक्सेस कर सकते हो. जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको मालूम होगा कि आपको आपके यूज़र नेम एंड पासवर्ड यूज़ करके आप देख सकते हो बिल कितना आ रहा है. वो अच्छा, आप पे भी कर सकते हो उसको. सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो. प्लस I have a organization that takes care of the extended family that I talked about. They have agents around 30-35 right now. Okay. Who take care of buying, selling, property management. तो किसी ने अगर लिया है तो they don't have to worry about anything. We take care of renting part of it and we take care of managing everything. Very nice. It's so beautiful ना. Winding this podcast क्योंकि I know कि हमारी बातें तो बहुत लंबी हैं, बट इसको इसे एंड करेंगे कि आई मस्ट से प्रोफेशनली यू आर वेरी वेरी नाइस एंड वेरी एजुकेटेड और आपके पास बहुत नॉलेज है ना. बट आप चाहते हो कि जब आपके बच्चे आगे होते हैं, या तो आपका मन होता है कि वो इसी फील्ड में आए, या आपका मन होता है वो इस फील्ड में ना आए. तो आपकी 3 डॉटर्स हैं और डॉटर्स को तो आपको शेप करना, मुझे ऐसे लगता है, बड़ा मज़ा आता है ना. डॉटर्स के साथ एक टाइम स्पेंड, वी आर 2 डॉटर्स, मैंने जैसे अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया है. आई चेरिश एवरीथिंग, है ना. तो आपको क्या लगता है, आप क्या सजेस्ट करते हो अपनी डॉटर्स को कि इस फील्ड में आए तो क्यों आए, अगर नहीं आए तो क्यों ना आए? Funny you ask this question. My oldest one, my firstborn, is working with me. Okay. आई थिंक ये चीज़ मैंने पहले भी बोली कि इंसान जो है अपने सराउंडिंग्स का प्रोडक्ट है, अपनी अपब्रिंगिंग का प्रोडक्ट है. तो जनरली क्या होता है, एंड आई ऑलवेज से दिस थिंग, चिल्ड्रन आर पैसिव एब्जॉर्बर्स.
वो अपने माहौल में जो भी हो रहा है, भले वो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो स्पंज के जैसे होते हैं, जो भी चीज़ें हैं सुन रहे हैं उसको अपने अंदर डाल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, मैं बैठी रहती हूँ और मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं ऐसे करके बैठी हूँ या ऐसे करके बैठी हूँ, तो मैं एकदम से ध्यान आता है कि अरे माय फादर सिट्स लाइक दिस, माय मम डज दिस, यू नो। सो दोज आर द थिंग्स दैट यू हैव अननोइंगली adopted for yourself. Real estate is a competitive profession. अगर आप मेरे से ये सवाल कर रहे हो कि मैं उनको गाइड करूँ या मैं उनको बोलूँ, तो मेरी बेटी ऑलरेडी मेरे साथ काम कर रही है. She enjoys it. She loves going around looking at the houses and then talk about the homes. उसको गाड़ियों का भी पैशन है खूब ज़्यादा, तो गाड़ी चला करके दिखाने ले जाना लोगों को, उसको बड़ा मज़ा आता है उसमें. और क्यों नहीं करना चाहिए, तो मैं ये कहूँगी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा है. आपको लॉट ऑफ टाइम्स यू लूज स्लीप ओवर इट, बिकॉज अब जैसे कल रात में ही 10:30 बजे ऑफ़र आया. ओके. तो अब आप उसको इमीडिएटली तो इग्नोर नहीं कर सकते, आप जगे हुए आप उसको देखोगे. क्यों? क्योंकि उस पर इरिवोकेबिलिटी होती है. आई हैव टू रिस्पॉन्ड फॉर दैट, आई हैव टू लुक एट इट एंड आई हैव टू सी क्या वेदर आई कैन स्लीप ओवर इट or I have to act on it immediately. So this is a 24/7 job. Yeah. Okay? Are you ready for it? Yeah. Are you okay for your children to be doing this? Yeah. Again, there is a checklist for everything. Give them that checklist. And I think in this day and age, I would suggest that follow your passion. I did my master's in microbiology. I wanted to be a research scientist in genetics. Really? Today I'm sitting as a realtor. अगर आप ये कहो कि you know, जो आपने पढ़ाई की उसको आपने किसी भी चीज़ में यूटिलाइज़ नहीं किया, ऐसा नहीं कहूँगी मैं. साइंस लिया है मैंने, तो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, एनालॉजी सेट करनी पड़ती है, प्रोज एंड कॉन्स करने पड़ते हैं. मतलब इट्स अ थॉरो स्टडी इन एवरीथिंग, विच इज़ व्हाट आई लव डूइंग इट एंड आई स्टिल डू इट. एंड आई फील कि आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहें, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे डेजिग्नेशंस लिए हैं. आई एम अ सर्टिफाइड नेगोशिएशन एक्सपर्ट, आई एम अ मास्टर नेगोशिएशन एक्सपर्ट, आई हैव डन सर्टिफाइड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी स्पेशलिस्ट डेजिग्नेशन. मैंने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ है. एंड आई हैव वन अ फ्यू अवार्ड्स विच आर इन माई पॉकेट, आई वुड से, फॉर सेल्स, जबकि मुझे लगता था सेल्स मेरा फोटे नहीं है. देर आर पर्क्स फॉर एवरीथिंग. और जी जान से और अपने पैशन से आप किसी भी चीज़ को करोगे जी, तो सक्सेस आपके हाथ में डेफिनेटली रहेगी. वेरी नाइस. सो हियर इन ऑन्टेरियो, वेयर आर यू लोकेटेड, व्हाट्स योर ऑफिस नेम, और आप कितनी टीम हो, और अगर आपको किसी ने अप्रोच करना है तो कैसे करना है? सो ये बहुत अच्छी बात आपने कही. हम यहाँ पे, हमारा ऑफिस मिसिसागा में है. ओके. आई एम विथ रीमैक्स रियल्टी एंटरप्राइजेस. ओके. एंड उसके अंदर हमारी टीम है, रीच रियल एस्टेट टीम. ओके. हम लोग 7 एजेंट्स हैं, और हमारे साथ में एडमिन है. वी टेक केयर ऑफ द GTA, Greater Golden Horseshoe area, and we take care of Calgary as well as Dubai. Very nice. So हम कहेंगे कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल वेल्थ पोर्टफोलियो हम हेल्प करते हैं. तो वी आर नॉट जस्ट लिमिटेड इन ओंटारियो. इट डिपेंड्स आपका प्राइस पॉइंट क्या है, इट डिपेंड्स आपका ROI गोल क्या है. बेस्ड ऑन दैट वी गाइड यू एंड वी बेसिकली हेल्प यू इन बिल्डिंग योर वेल्थ. वेरी नाइस. आई होप कि आपकी बातों से लोगों को बहुत कुछ लर्न करने को मिला हो. इन दिस लास्ट क्वेश्चन, इसके अलावा मुझे लगता है कि इसका एंड नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपकी पर्सनैलिटी है ना, यू कैन फील, क्योंकि आप
कितनी जगह में घूमे हो, रहे हो, आपकी एक अलग स्ट्रगल रही है, फिर आपने उसमें सक्सेस की है ना, और कितने सारे लोगों से मिले हो, उनके व्यू पॉइंट्स पता लगते हैं। तो एज अ फीमेल, एज अ वुमन, जब आप चीज़ों को देखते हो इस नज़र से कि हमारी सोसाइटी में ना अभी भी ये चीज़ें स्टे करती हैं। जब आपकी 2 डॉटर्स होती हैं, आपकी 3 हैं, जब 2 भी होती हैं ना, तो लोग हमेशा यही बोलते हैं कि एक लड़का तो होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ ज़िंदगी में सुनने को मिली? इसके लिए मैं कहूँगी कि थैंक गॉड, बिकॉज माई हस्बैंड हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। मेरे इन लॉज भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं। ये चीज़ मुझे कभी सुनने को नहीं मिली। नाइस। इनफैक्ट I had that feeling for some time. Sorry to say that's my upbringing. पर नहीं, और मैं ये कहूँगी कि मेरे बच्चे जिस तरीके से हमने उन्हें पला बड़ा किया है, मुझे बिल्कुल कमी महसूस नहीं होती। मेरी बच्चियाँ दे टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। ग्रोसरी हो गया, कुकिंग हो गया, यू हैव टू पिक अप ड्रॉप ऑफ एनीथिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि इनफैक्ट मेरी दोनों बड़ी वाली बच्चियां जो हैं उनको गाड़ियों का बहुत शौक़ है। वो आपको हेडलाइट्स या पीछे की लाइट्स और बॉडी लाइन देख के आपको बता देंगी क्या मेक मॉडल कौन से ईयर का है, उसके अंदर इंजन कौन सा डला हुआ है। तो नहीं। वेरी नाइस। आई होप दिस स्टेज विद यू, क्योंकि आपकी जो नर्चरिंग है वो बहुत अच्छी है, प्रोफेशनली एंड पर्सनली बोथ। आई विल से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड इन योर पर्सनल लाइफ, एंड आगे भी हम मिलते रहेंगे। एनीथिंग यू वांटेड टू ऐड? I would say, yes, the real estate market is slow, but it has not died. It is there. Because shelter is one of the basic necessities as per Maslow's hierarchy, जिसमें shelter बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर आप नहीं जी सकते। तो ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। But definitely invest wisely, get involved and work with people who are actually knowledgeable and they can guide you in the right direction, right? It's not just another transaction for them. Sure. Definitely due diligence आप करें। जितने सवाल आपको हो सकते हैं, और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ढूंढें क्या सवाल पूछने चाहिए। और मुझे ये लगता है कि कोई भी जानकारी आपको या कोई भी एजुकेशन आप लेते हो या कुछ भी आप करते हो, पहले तो आपको कुछ नहीं मालूम होता है उसके बारे में। हाँ, right? You go as zero and then slowly and gradually you develop on them. So don't feel ashamed that I don't know anything. या don't feel sorry for the thing that मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम है। And always remember, no question is a stupid question. कि सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल करके जैसा भी सवाल आता है आपको, वहीं से आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा। तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ भी होती है। और यूजुअली क्या होता है कि आपने जो सवाल किया उस सवाल में से ही दूसरा सवाल निकलता है, और सामने वाले ने जो जवाब दिया उसमें से भी आपको दूसरा सवाल मिलेगा। राइट। तो उस चीज़ को आप कंटिन्यू करें, और जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं हो जाती, डोंट जंप इन एनीथिंग। वेरी नाइस, एंड यू आर अवेलेबल। आई होप कि जो भी क्लाइंट आपके साथ अभी हैं और फ्यूचर में आए, उनको ऐसी सर्विस हमेशा मेंटेन रहे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।